चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड्स। साइंस का रिवीजन कर रहे हैं, बैक टू बैक वीडियोस है हमारे पास। ठीक है, तो चौथे चैप्टर का रिवीजन करना है। तो आज हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में समझते हैं, कार्बन क्या होता है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। 2,4 मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या बना सकता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है या फिर ऑक्टेट बना सकता है। तो एक दो चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसमें समझ नहीं पाते, तो मैं इसको आज क्लियर ही कर देना चाहूंगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और ऑक्टेट क्या होता है, इसको समझिएगा जरा सा। काफी लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हैं। ऑक्टेट मतलब क्या होता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कब होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, जब ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन कौन से एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ नोबल गैस मींस इनर्ट गैसेस के फॉर्म, इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। इनर्ट गैसेस जैसे कि हीलियम। ठीक है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इसके लिए ऑक्टेट यही है। हीलियम के लिए ऑक्टेट क्या है, 2, मतलब इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम नियोन की। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10, तो ये हो जाएगा 28। अब देखिए यहां पर नियोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्टेट स्ट्रक्चर। और ये एक इनर्ट गैस है। कैसी गैस है बेटा, ये इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नोबल गैस। जब कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या एक्सेप्ट करके अपने आप को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेता है, तो उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट स्टेट कहते हैं या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेट कहते हैं। आप बोलोगे सर अगर ये हो जाता है तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है कोई भी एटम तो वो इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, वो इनएक्टिव। उसको अब किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो कंपाउंड बना चुका है। कंपाउंड बना चुका, जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होंगे तब तक कंपाउंड नहीं बने। समझिएगा जरा सा। अगर मैं बात करूं यहां पर सोडियम की, बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसको हम अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो 281। अभी तक इसने डोनेट नहीं किया है, अभी तक इसने डोनेट नहीं किया है। इट इज रेडी टू कंबाइन विथ एनीवन, इट इज रेडी टू कंबाइन, बट इट हैजंट डोनेटेड दिस 1 इलेक्ट्रॉन टू एनीवन। ओके, थिंक अबाउट इट अगेन। अब क्या करेगा, ये एक हमने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तब इसके पास क्या स्ट्रक्चर बच जाएगा, 2,8 बचेगा ना, 2,8। अब यही 2,8 कौन सा स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ऑक्टेट स्ट्रक्चर। क्या हो गया बेटा, ये ऑक्टेट या फिर नोबल गैस स्ट्रक्चर। तो नोबल गैस स्ट्रक्चर। तो आप बोलोगे कि सर अब तो ये बन जाएगा Na+। क्या बन जाएगा, ये Na+। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, Na+ का स्ट्रक्चर बन गया 2,8, और ये किसके बराबर है, नियोन के बराबर है। किसके बराबर है, ये नियोन के बराबर है। समझ में आया। तो यही होता है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज्यादा मात्रा में अवेलेबल क्यों है, ये क्वेश्चन बनता है। व्हाई इन सच लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर अवेलेबल। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हमने बात करी कार्बन की। तो कार्बन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो 2,4 मतलब 6 हो गया। तो इसके अंदर टेट्रा वैलेंसी है। कितनी वैलेंसी है बेटा इसके अंदर, टेट्रा वैलेंसी। अब बात हो गई वैलेंसी क्या होती है, जरा देख लेंगे, समझिएगा। वैलेंसी, कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है या वह एक्सेप्ट कर सकता है। एनी एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंसी। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कितना एक्सेप्ट कर सकता है। तो हर एक एटम की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, वो कुछ ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कुछ ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। बट यहां पे कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी एक एटम को, ना तो किसी एक एटम से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। समझिएगा जरा सा क्यों। मान लो
कार्बन ने किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, समझिए जरा सा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8, 4 4 8 2 10 हो गए, समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 10 हो गए। ओके, अब लेकिन प्रोटॉन अभी तक कितने हैं इसके पास? 6 ही तो हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब वो कितने हैं? 6 हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 हो गए। अब समझो, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी बढ़ गई ना, अब नेगेटिविटी बढ़ गई। अब नेगेटिविटी बढ़ गई तो क्या करेगा? पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा कंपाउंड? कार्बन कंपाउंड ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इनकेस समझो इसने पूरे 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए, ठीक है, अब क्या होगा? अब इसके पास कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन? सिर्फ नंबर ऑफ 2। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे इसके पास? 2। अब प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 6। अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये स्टेट भी पॉसिबल नहीं, ये स्टेट भी पॉसिबल नहीं। तो इसका एक सॉल्यूशन आया। तो इसका क्या सॉल्यूशन आया? इसका सॉल्यूशन ये आया कि कार्बन जो है ना, उन्होंने ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, मतलब ना तो कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ना ही तो कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये क्या करेगा? शेयर करेगा। क्या करेगा ये? शेयरिंग। इट विल फॉर्म कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे करेगा बेटा? ये शेयरिंग करेगा। समझिए कैसे करेगा। एकदम सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं CH4, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 1 2 3 4। यहां पर हम उसी को लिखते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4। समझिएगा, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा। मान लो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर याद करना, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, आप देखिएगा ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा? जब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका कब होगा? जब इसके पास 2 होंगे, 2 और ये 2। लेकिन कार्बन को कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर उसको ऑक्टेट बनाना तो कितने चाहिए? 8 चाहिए। तो 4 तो इसके पास खुद के हैं और 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। देखो बेटा 8 बन गए, तो इसके पास कितने आ गए? 8 बन गए। तो मतलब कार्बन का ऑक्टेट यहां से कंप्लीट हो गया। अब बोलोगे सर ये जो एटम की शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? तो बेटा इसको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करो। किससे रिप्रेजेंट करोगे? सिंगल बॉन्ड से। अब ये सिंगल बॉन्ड बन गया। अब इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो? H H H H, ठीक है। तो ये है CH4। इसका अगर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए तो कैसे बनेगा? ये ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है CH4 का, ठीक है। इतना डिटेल में आता नहीं, बट फिर भी ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो पूछा जाता है, एक यहां पर टर्म आई है कैटेनेशन। क्या बोलते हैं उसको? कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? मैं बताता हूं कैटेनेशन क्या होता है। Catenation, it is the property of carbon. It is the property of carbon with the help of sharing to form multiple amount of compounds. ज्यादा नंबर में कंपाउंड्स बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। मतलब चेन को लंबा करना। चेन को क्या करना? लंबा करना। समझिएगा जरा सा, अगर CH4 है, इस चेन को आपको लंबा करना है, तो बोलोगे सर इसको कैसे लंबा करेंगे? तो इसमें क्या करो? CH2 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? CH2 जोड़ दो। तो देखोगे तो ये हो जाएगा C + C C2 और H + 4 + 2 H6 C2H6, ठीक है। अब सर और लंबा करो, तो मैं क्या करूंगा? लो भाई ये CH2 इसमें भी जोड़ दो। फिर क्या करोगे? 2 + 1 3 और H + 2 8। और लंबा करो तो लो CH2। ऐसे जोड़ के लंबा करते जा सकते हो। तो यही जो प्रॉपर्टी है ना, ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स के नंबर बढ़ाने की, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कैटेनेशन। समझ आ गया? अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? टेट्रावैलेंसी हमने समझ ली। अब है कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में डिफरेंस। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड क्या होता है? तो इन टर्म शॉर्ट में समझ लेते हैं, आप एग्जाम में लिख देना। तो एक साइड हम लिखते हैं कोवेलेंट, एक साइड लिखते हैं आयनिक। बहुत ही बेसिक है। तो देखिएगा
कोवलेंट कंपाउंड जो बनता है ये नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है ये? नॉन मेटल्स। आप लिख सकते हैं दिस कोवलेंट कंपाउंड कैन बी फॉर्म बिटवीन द नॉन मेटल्स। और आयनिक कंपाउंड किसके बीच में बनता है बेटा? नॉन मेटल और मेटल के बीच में। किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल एंड मेटल के बीच में। अब ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं ना, ये कार्बनिक सॉल्वेंट में, कार्बनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। नॉर्मल सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। तो यहां पर एक टर्म लिखा गया है, दे आर रेडिली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब जो घोलता है। तो किसमें सॉल्यूबल होते हैं ये? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और ये किसमें सॉल्यूबल होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में या फिर वाटर में। ठीक है, वाटर में भी सॉल्यूबल होते हैं। ओके, अब और क्या है कि इजीली ये ब्रेक हो जाते हैं, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं, और ये थोड़ा सा टफ होते हैं। ठीक है, ये वीक बॉन्ड होते हैं और ये हार्ड होते हैं। ठीक है, और क्या होता है उसके साथ साथ? इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। ठीक है, तो ये इतने डिफरेंस आप लिख दोगे तो इट इज सफिशिएंट। ओके, तो ये आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंस है। इसके आगे थोड़ा सा चलेंगे, हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेम्स की। आईयूपीएसी नेम्स की एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं आईयूपीएसी नेम्स के बारे में। आईयूपीएसी नेम एक बार सिंपल समझिएगा। आईयूपीएसी नेम्स कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? आईयूपीएसी नेम डिसाइड होते हैं डिपेंड अपॉन द कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द एटम और कंपाउंड। ओके, तो थिंक अबाउट इट। अगर एक कार्बन प्रेजेंट होगा, दो प्रेजेंट होगा, 3, 10 तक लेंगे, सिंपल है। और C10। ओके, और हम फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करते हैं तो अभी फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास है सिर्फ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसको सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड भी कर सकते हो आप। यहां पे मैं लेता हूं डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके, आप समझिएगा, जरा सा देखिएगा। अब यहाँ पे एक कार्बन होगा, एक कार्बन के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला भी लिखेंगे। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी होगा, जैसे इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, इसका है CnH2n, इसका है CnH2n-2 है। ओके, थिंक अबाउट। ओके, लेट्स स्टार्ट। कार्बन 1 के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स में यही लिखूंगा, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो देखिएगा प्रीफिक्स क्या हो जाएगा कार्बन के लिए? प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बन 1 के लिए क्या होता है? मेथ। क्या होता है? मेथ। 2 के लिए क्या होता है बेटा? ऐसे ही प्रोप एंड ये क्या हो जाएगा? डेक। ओके, अब सफिक्स की अगर बात करेंगे तो सफिक्स किसके लिए अकॉर्डिंग होगा? सफिक्स होगा सिंगल बॉन्ड वाला। कौन सा कंपाउंड होता है? सिंगल बॉन्ड वाले सारे के सारे एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन। एल्केन के लिए सफिक्स लगता है ANE। क्या से सफिक्स लगता है? ANE। डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं बेटा? एल्कीन होते हैं। क्या होते हैं ये सारे? एल्कीन। डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स लगता है? ईन। और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? एल्काइन होते हैं। क्या होते हैं सारे? एल्काइन। तो सफिक्स क्या लगेगा? YNE। ठीक है, नाम के हिसाब से पुट करते जाएं, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले पे रखेंगे CnH2n। n क्या होगा बेटा? यहाँ पे 1 2 3 4 डैश 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 n, कोई भी नंबर ले सकते हो, नेचुरल नंबर। ओके, जीरो नहीं पुट करना। तो सिंपल देखते हैं, अगर कार्बन 1 है, कार्बन 1 के लिए फॉर्मूला रखो Cn मतलब C1H2 + 2 मतलब C1H4, CH4। ठीक है, CH4। सेकेंड में रखोगे CnH2n मतलब CH2। ओके, नेक्स्ट रखोगे तो क्या होगा? CH2 क्या पॉसिबल है? CH2 पॉसिबल नहीं है, तो CH2 पॉसिबल नहीं है, तो मिथीन नहीं बनेगा। मिथीन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, उसको मिनिमम 4 वैलेंसी तो कंप्लीट करनी आवश्यक है। तो यहाँ पे ये मिथीन नहीं बनेगा, तो लिख देना यहाँ पे मिथीन नहीं बनेगा। ठीक है, मिथीन नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, ऐसे ही मिथाइन भी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? मिथाइन भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मिथाइन में तो और माइनस हो जाएगा, CnH2n-1, तो C1H2 -1 मतलब CnH2
H0, CH0 इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो मिथीन और मिथाइन नहीं पॉसिबल। हाँ, अब इसके बाद सारे पॉसिबल है। कैसे देखेंगे? कार्बन 2 के लिए ले लो, C2H6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? C2H2N, मतलब C2H4, और यहां पे क्या हो जाएगा? C2H2। फॉर्मूले के हिसाब से रखना है, N की वैल्यू पुट करते जाओ, मिलता जाएगा। ठीक है, अगला चलेंगे, C3H8, फिर यहां पे क्या हो जाएगा? C3H6, और यहां पे क्या हो जाएगा? C3H4। ठीक है ना, सही चल रहा है? ओके, नेक्स्ट देख लो, 2 2 4 -2 C3, अच्छा 3 लिया, 3 2 6 -2 4। ओके, डन। ओके, ऐसे ही 4 5 6 7 8 के लिए हम निकालते चले जाएंगे नंबर वाइज। ओके, ये हो जाएगा। अब तो हमने ये देखा सिंगल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को एल्केन ग्रुप बोलते हैं और डबल बॉन्ड को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन ग्रुप बोलते हैं। अब बोलोगे इस पर सर कंपाउंड बना के देखते हैं, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, तो कैसे होगा? तो मैं एक दो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखिएगा जरा सा, मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूं C2H4। क्या लिया मैंने यहां पर? C2H4। C2H4 कैसे बनेगा? एक कार्बन एक कार्बन। आप बताइए, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों कंप्लीट होनी चाहिए। एक एक तो ये हुई, एक तो कंप्लीट हो गई दोनों की। अब बचे कितने? C2H4। देखिए, एक H, दूसरा H, एक यहाँ H, एक यहाँ H। देखो 1 2 3 तो कंप्लीट हो गई, लेकिन हमें एक और चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? यहां पर एक बॉन्ड और लगा रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहां पर? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो ये बन गया C2H2। ठीक है, इसके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही आप निकालोगे किसके लिए? C2H2 के लिए। ओके, C2H2 तो कैसे बनेगा ये? कार्बन कार्बन। ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में? 4 होते हैं। सॉरी, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट में कितना होता है? 4। अब ये क्या कर रहा है? एक H के साथ शेयर कर लेगा ये, और एक ये भी H के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, और ये इसका भी ले लेगी, इसका भी ले लेगी, और ये बना लेगी 2 3। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, ये भी आएगा। ओके, तो ये बन जाएगा क्या हमारे पास? C2H2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H। ये क्या बन गया? C2H2। ठीक है, तो ये कार्बन कंपाउंड्स में हमारे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने देखा। अब अगला आएगा फंक्शनल ग्रुप। अगला आएगा क्या? फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही सिंपल है। फंक्शनल ग्रुप कैसे काम करते हैं? कुछ फंक्शनल ग्रुप से फटाफट देख लेंगे। फंक्शनल ग्रुप पहला हमारे पास कौन सा होता है? एल्कोहल ग्रुप है। कौन सा है पहला? एल्कोहल। एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे हम? सफिक्स क्या यूज करेंगे? OL यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? OL। ठीक है, और इसका IUPAC फंक्शन क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? IUPAC फंक्शन OH होता है। ऐसे ही आ जाओ, एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है आपका? एल्डिहाइड। एग्जाम्पल यहां ले लेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए सफिक्स क्या है? AL है। क्या है सफिक्स? AL। ठीक है, और क्या रहेगा? CHO डबल बॉन्ड OCH। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO, मतलब C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका? एसिड। कौन सा है? क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड के बाद एसिड। ठीक है, एसिड के लिए क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। क्या लिखेंगे सफिक्स? ओइक एसिड। ओइक एसिड। ठीक है बेटा, ओइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH। ठीक है, नेक्स्ट क्या है उसके बाद? बताइए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है अपने पास? नेक्स्ट है कीटोन। नेक्स्ट है क्या? कीटोन। लिखिएगा कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या होगा? CO। कीटोन का फॉर्मूला क्या होगा? CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको क्या लिखेंगे? ऑन। क्या लिखेंगे? सफिक्स ऑन। प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, ऐसा। ठीक है, और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। उसके बाद एस्टर है। लास्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एस्टर।
एस्टर, एस्टर का क्या होता है, COOR, RCOOR। इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग, OH। क्या यूज करते हैं, OH, ठीक है, RCOOR, ठीक है, RCOOR, OH फंक्शनल ग्रुप है इसका। एक लास्ट में बचता है X, मतलब हेलोजन ग्रुप। क्या बचेंगे बेटा, हेलोजन ग्रुप। इसको लिखेंगे हेलो, हेलो मतलब क्लोरो फ्लोरो आयोडो, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ऐसा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे X, ब्रैकेट में लिख देना ClBrI, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स है। ये सारे हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स। एक एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट। एग्जांपल अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो अल्कोहल के लिए OL लगेगा। अब मिथेन के साथ लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वो मेथेनॉल। क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। देख लो जरा सा, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल में कितने कंपाउंड होते हैं कार्बन के, एक, CH3OH। क्या बन जाएगा बेटा, CH3OH। ठीक है, सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट है CH3CHO, CH3CHO। दो कार्बन है तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एथेनॉल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए AL सफिक्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओइक एसिड, तो हम ले लेंगे CH3COOH, CH3COOH। कार्बन कितने हैं, एक और दो कार्बन। दो कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो एथेन से क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, ये ओके। नेक्स्ट आ जाओ ओन, ठीक है, CH3COCH3, CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3। तो क्या बन जाएगा, एक दो तीन, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉन। क्या बन जाएगा, ये प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन बन जाएगा। अगला नेक्स्ट है O8 ग्रुप में, एस्टर में आ जाओ। R की जगह मैं लेता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन। तो क्या बन जाएगा, ये प्रोपेनोएट। क्या बन जाएगा, ये प्रोपेनोएट, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, क्लोरीन ग्रुप लगा दोगे। मान लो CH3 है, CH3 के साथ मैंने Cl लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोमिथेन। क्या बन जाएगा, ये क्योंकि ये क्लोरो है और ये क्या है, मिथेन है, तो क्या बना लेगा बेटा, ये क्लोरोमिथेन। अब आप सब लोग इस पर से प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा आगे से, जो भी आए नहीं आए तो पूछ लेना फिर से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फटाफट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड। अगला टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड। चलिए सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं, कौन सी, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। तो किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, रिएक्शन करा रहे हैं एथिल अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल भी बोलते हैं इसे, ठीक है बेटा, एथेनॉल। तो कैसे लिखोगे एथेनॉल, जरा बताओ। एथेनॉल, एथेनॉल के मतलब दो कार्बन होंगे, कार्बन कितने होंगे बेटा, दो, और ओल है तो एक तो OH होगा ही ना, डन है। अब इस पास करना क्या है, बॉन्ड फिल करने, CH3CH2OH, CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है आपको, सोडियम के साथ। किसके साथ करा रहे हैं बेटा, सोडियम के साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे क्या बनाएगा, एथिल एथेनॉइड बनेगा। क्या बनेगा, एथिल एथेनॉइड, ठीक है, एथिल एथेनॉइड बनेगा। तो देख लेना, इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड, सॉरी, ठीक है। फिर से देखेंगे, जब एथिल अल्कोहल मतलब एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, सोडियम के साथ करा रहे हो, तो ये एक तो पहले तो ये O रहेगा, H ब्रेक हो जाएगा, H की जगह Na आ जाएगा, ये कंपाउंड ऐसा बनेगा जैसे CH3, फिर O, CH3 CH2ONa। क्या बनेगा, CH3 CH2ONa, CH3 CH2ONa, और प्लस क्या रिमूव हो जाएगा आपका यहां से Na, और किसके साथ, CH3 CH2ONa। तो यहां से ले लो, दो कंपाउंड होंगे, तो ये बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है, H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नाम आएगा, इसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस एग्जाम में करके पूछी गई। अब मैं 4 रिएक्शन लिखवा रहा हूं जो कि एग्जाम में पक्की आएंगी, मतलब वो उतना आना डन है, मतलब वो एग्जाम में पूछी ही जाएंगी। तो एक रिएक्शन लिखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। मतलब ये एग्जाम में गारंटीड है, इसको आना ही है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसका कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसका? एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। तो सिंपल समझिएगा, CH3 CH2OH, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या होंगे ये लिखना बहुत जरूरी होता है। कंडीशंस क्या क्या है हमारे पास? तो कंडीशन है अल्कलाइन KMnO4। क्या है बेटा? अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट। अल्कलाइन KMnO4 के साथ क्या दिया गया है? हीट दिया गया है। और एसिडिफाइड K2Cr2O7 है। या तो ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो, K2Cr2O7 यूज कर लो प्लस हीट। इन दोनों में से कोई भी ये आपका पैरामीटर यूज कर लोगे तो आपका ये ऑक्सीडेशन ही होगा। आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3COOH। क्या बन जाएगा ये? CH3COOH, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एडिशन रिएक्शन। क्या? एडिशन रिएक्शन, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन रिएक्शन कैसे करोगे? सिंपल देखो जरा सा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? एडिशन कर रहा हूं किसका? हाइड्रोजन का एडिशन कर रहा हूं। किसका एडिशन बेटा? हाइड्रोजन का। तो देखो C डबल बॉन्ड CH और देख लो ये क्या है आपका? इथीन है। क्या है? इथीन। 2 कार्बन डबल बॉन्ड इथीन है। क्या ये? इथीन है। अब देखो इथीन में किसका एडिशन कर रहा हूं मैं? H2 का एडिशन कर रहा हूं। किसका एडिशन कर रहा हूं? H2 का एडिशन कर रहा हूं, ठीक है। H2 का एडिशन किसमें कर रहा हूं? और यहां पे प्रेजेंस किसकी है? निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट है। या तो कैटलिस्ट कौन सा है? निकल होगा, या तो कैटलिस्ट होगा पैलेडियम। और किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में। एडिशन रिएक्शन निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है और हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो क्या बनेगा बेटा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन यहां से ब्रेक होके इसके साथ अटैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। तो कैसे होगा? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो क्या बना लेगा? CH3 और CH3। पहले क्या था? CH2 पहले क्या था? CH2 था। अब ये क्या होगा? ब्रेक होके ये हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ गया। क्या बन गया? CH3 ठीक है। क्या बन गया? CH3। तो ये बना गया आपका इथेन बन गया। किससे? इथीन से। किससे बन गया ये बेटा? ये इथीन से, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगली रिएक्शन पे अगर हम देखें तो एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना, हटा देना, ठीक है। फटाफट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जरा देखिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग? मीथेन ले रहे हैं और मीथेन के साथ किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? क्लोरीन गैस की। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? क्लोरीन गैस की। वेरी सिंपल, कुछ करना नहीं है, हीट दे दो बस। क्या दे दो? हीट दे दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब ये क्लोरीन क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा बेटा, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्लोरीन कुछ ऐसा बनेगा, एक क्लोरीन, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्लोरीन ब्रेक होके यहां आएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो एक क्लोरीन यहां आएगा और एक हाइड्रोजन यहां जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3Cl प्लस HCl। क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। तो ये क्या कंपाउंड बन गया? ये बन गया आपका क्लोरोमीथेन। क्या बन गया ये बेटा? क्लोरोमीथेन। इसका जनरल नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा है, ठीक है। बेहोश करने के लिए सुंघाया जाता है इसको, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। क्लोरोफॉर्म बनाने की कौन सी प्रोसेस है? ये इंडस्ट्रियल क्लोरोफॉर्म एक बेहोश करने की दवा होती है, ठीक है। इससे सुंघाया जाता है, वो अगवा करने के लिए काम ठीक है। अगर किसी को अगवा करना हो तो भाई हम सिखा रहे हैं, ठीक है। अनऑफिशियल। आगे चलेंगे, जरा सा थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एसिड की। हमारे पास कुछ एसिड अवेलेबल है, जैसे कि एसिटिक एसिड। नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया, व्हाट इज एसिटिक एसिड? राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला एंड हाउ इट इज यूज्ड। कैसे कैसे यूज होता है और कहां कहां यूज होता है। तो जरा देखिएगा, विनेगर। देखो विनेगर क्या होता है बेटा? 8 to 10% ऑफ एसिटिक एसिड कंसेंट्रेशन।
अगर कंसंट्रेशन समझो क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब कोई भी चीज अपने 100% फॉर्म में हो तो वो फुली कंसंट्रेटेड होती है। कोई भी वस्तु अपने 100% कंसंट्रेशन फॉर्म में हो तो वो 100% कंसंट्रेटेड कहलाती है। मतलब दूध में पानी ना मिलाओ तो वो क्या है, टोटली कंसंट्रेटेड है, जैसे उसको निकाला गया है। लेकिन जब दूध में पानी आपने मिला दिया तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया, वो डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेशन उसकी बिगड़ गई। तो सेम यही फंडामेंटल है, 8 से 10%। मतलब अगर 100% एसिड रहा होगा कभी तो उसमें कितना पानी मिला है बेटा, 92% वाटर मिला दिया। कितना मिला दिया, 92% वाटर मिला दिया, और 8% क्या मिला दिया, एसिड मिला दिया। अब जो बना है वो क्या है, विनेगर है। क्या है वो, विनेगर, जो आप खाते हो, सिरका। ठीक है, चाउमीन में खट्टा करने का काम आता है। ठीक है, देखिएगा विनेगर है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और है हमारे पास यहाँ पर एक नया नाम आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं फार्मेलिन। क्या बोलते हैं इसको, फार्मेलिन। ये मुर्दों की चमड़ी जो होती है उसको संभाल के रखती है। ठीक है, डेड पीपल। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमंस हो। ठीक है, एक सफेद वाटर जैसा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो क्या करता है, चमड़ी को सड़ने से बचाता है। ठीक है, चमड़ी को सड़ने से बचाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। क्या होता है ये, HCHO। इसको बोलते हैं मेथेनल। क्या बोलते हैं इसको, मेथेनल। ठीक है, और मेथेनल में होता है ये 40% मेथेनल होता है, जो उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मेलिन। ठीक है, अभी एक चीज और बता रहा हूं, देसी दारू। ठीक है, देसी दारू पीने के बाद बहुत तेज चढ़ती है, तो समझिएगा जरा सा देसी दारू में ऐसा होता क्या है। तो देसी दारू होती है आपकी 80% एल्कोहल। क्या होती है वो, 80% एल्कोहल, या फिर 35 to 50% मेथेनल होती है वो। क्या होती है ये, मेथेनल होती है। मेथेनल एक बहुत ही जहरीला लिक्विड है जो क्या करता है, सीधे दिमाग पर असर करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सस्ता आराम से बनता है। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब लैब में बनाया जा सकता है, या फिर इंडस्ट्रीज में ये वेस्टेज के तौर पे निकलता है, तो उसको पैक करके बोतली में सेल करते हैं। तो मतलब ये देसी दारू का काम करती है। तो समझिएगा जरा सा, इसको नहीं पीना है, मेरा ये संदेश है आपको। ठीक है, जहां तक ये मेरी वीडियो जाए वहां तक देसी दारू का प्रयोग ना करें, अंग्रेजी भी मत पिए। ठीक है, अंग्रेजी भी जरूरी नहीं है भाई, अगर लगता है कि नहीं बिना उसके नहीं चलेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, CH3COOH की रिएक्शन कराओगे किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। क्या कराओगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे। क्या बाय प्रोडक्ट मिल रहा है हमें यहाँ पर, क्या मिल रहा है, सोडियम एथॉक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम एथॉक्साइड मिलेगा, और क्या मिलेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये है किसकी रिएक्शन है, आपकी एसिड की और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, एसिड और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट लगता है मैं करा देता हूँ, एक आध टॉपिक और बचा हो तो। फिलहाल इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा है, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछी जाती है होमोलॉगस सीरीज। कई सैंपल पेपर इसको नहीं भी दिया गया है, लेकिन फिर भी देखिएगा जरा सा। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, ये कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली के प्रीसीडिंग या फिर सक्सीडिंग टर्म की बात करते हैं। प्रीसीडिंग सक्सीडिंग मतलब क्या होता है, जैसे CH4 है, CH4 का सक्सीडिंग टर्म कौन सा होगा, अगला टर्म कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म तो कौन सा होगा बेटा, C2H6 होगा। क्या होगा, C2H6। तो बोलोगे सर इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, CH2। और मॉलिक्यूलर गैप कितना है, मॉलिक्यूलर गैप कितना होगा, तो एक कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया बेटा, प्लस 2, तो कितना हो गया 14U। ठीक है, 14U मतलब एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। तो होमोलॉगस सीरीज में किस डिजिट में पड़ता है, एटॉमिक जो आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है CH2 प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस हो जाता है किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे वो इथीन हो, एथाइन हो या फिर इथेन हो। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी में भी होगा, CH2 प्लस होता जाएगा। और क्या होता जाएगा, साथ साथ उसका जो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 14 यूनिट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 14 यूनिट इंक्रीज होगा। तो ये है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस मतलब एक ही फैमिली की सीरीज। जैसे एल्केन पूरी फैमिली है ना, तो एल्केन फैमिली में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोपेन का होमोलॉगस सीरीज बताओ, प्रोपेन का होमोलॉगस सीरीज बताओगे तो कैसे करोगे, पहले लिखोगे प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8। ठीक है, तो बोलोगे सर 3 होमोलॉगस सीरीज पूछा है, 3, तो 3 कैसे करोगे, प्लस CH2
एक आ गया तो C4H10 हो गया, एक हो गया, ठीक है। फिर CH2 तो क्या हो जाएगा, C5H12 हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। प्लस CH2 क्या आ जाएगा बेटा, C6H14, तो ये 3 हो गया। तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, राइट डाउन द 3 होमोलोगस सीरीज ऑफ प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, किसी का भी पूछ सकता है। तो उसमें क्या करना है आपको, CH2 जोड़ते हुए जाना है और उसको बना देना है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, होमोलोगस सीरीज। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।